हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। सो हियर, हाँ, यहाँ हम अपने नए टॉपिक लेके आए हैं। सो टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हियर, इफ मैं आपको एज एक छोटा सा डेफिनेशन समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये मतलब क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ओके, उसके बाद हम मेन अपने जो हमारा मेन फोकस जिस पे होने वाला है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Here, if the system of linear equation in the form of, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जो अपना मैट्रिक्स का जो लीनियर इक्वेशन जो शो करते हैं मैट्रिक्स में, है ना, वो किस फॉर्मेट में करते हैं, ax इज इक्वल टू बी। आपको पता होगा, है ना, भूले तो नहीं हो। ओके, मैं अगेन रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर a क्या है, x क्या है और b क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर जो a होता है वो एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है। जो नॉर्मल मैट्रिक्स जो होता है हमारा जिस फॉर्मेट में रहता है, जैसे a11 a12 डॉट 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 a1n अप टू nth टर्म, है ना। ओके, एंड यहाँ पर A21 AM और AMN, मतलब ये कोई भी क्रॉस का मैट्रिक्स हो सकता है। आप कोई भी क्रॉस जैसे 3x3 ले सकते हो, 2x2 ले सकते हो। इट मीन्स ए जो है वो क्या है, एक नॉर्मल मैट्रिक्स है जो आपको गिवन होगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हियर मैंने एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मैंने लिया है। ओके, अब आपको इसमें से जो ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपको ये जो इस साइड के ये जो अपने वेरिएबल्स हैं उनके आगे के जो कोफिशिएंट है उनको आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। यहाँ वाई के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मैंने यहाँ पर 1 लिखा। यहाँ पर एक्स के आगे 3 है, सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। एंड 5 के आगे -5 है, -5 है ना। सो यहाँ पर y के आगे क्या है, -5 है, सो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, -5 लिख दिया। इतना क्लियर है सबको। ओके, नाउ यहाँ पर जो अपने जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसको हम किस चीज में शो करते हैं। यहाँ पर जो x होता है फॉर्मूला में, जो a x है, दिख रहा है, हाँ। सो हियर ये जो x है, x की वैल्यू रहती है xy। ओके, समझ में आया। नाउ जो थर्ड है b, अब ये b क्या होता है, जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो b रहता है, तो जो इक्वल टू के इस साइड वाले जो टर्म्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, b कहलाते हैं। ओके, वो हमारे b की वैल्यूज होती हैं। वो अब 3x3 में अलग हो सकती है, 2x2 में कैसे होगी, है ना, वो आपको गिवन रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा जो इक्वेशंस दिए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो ए जो ए हम फॉर्म किए हैं उसे हम बोलते क्या है, कुछ तो नाम होगा उसका, है ना। सो हियर जो ए जो है हम उसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चल होगा कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो कोई भी वेरिएबल टर्म्स के आगे जो नंबर लगता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट ना। सो एक ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा जो मेन, यहाँ पर एक तो नया टर्म हम फॉर्म करते हैं वो क्या होता है, के। यहाँ पर एक नया टर्म फॉर्म कर रहे हैं के। अब ये के फॉर्म कैसे होगा, ये के जो है वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा, समझ रहे हो। आप अब बस एज ए डेफिनेशन समझ लो हो क्या रहा है एक्चुअली, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए इतना याद रखो, के जो है वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा है। ओके, हियर के इज व्हाट, के का भी कुछ नाम होगा, तो इसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ये क्लियर है। नाउ अब हमारा जो मेन मोटो होता है, जो क्वेश्चन जो टॉपिक का नेम है, जो अपने को क्वेश्चंस मोस्टली देता है, क्या होता है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना। सो हमें अगर किसी चीज़ का भी कंसिस्टेंट चेकआउट करना है ना, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ फोकस करना पड़ेगा, क्या है, वहाँ ए इज इक्वल टू के है कि नहीं है। आपको मैंने बता चुका है ऑलरेडी, ए क्या है, ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एंड जो के है वो क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है। ओके, सो उन दोनों को बराबर कैसे फाइंड आउट करना है, इट मीन्स जो ए का जो रैंक फाइंड आउट हो रहा है, रैंक तो पता होगा ना आपको कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सो ए क्या है, ए को आपका रैंक फाइंड आउट करना है, उसके बाद के का रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर दोनों का रैंक सेम आया, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि वो जो अपना गिवन मैट्रिक्स जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है इतना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब कंसिस्टेंट वैसे है, तो सेम अपोजिट, कंसिस्टेंट का अपोजिट इनकंसिस्टेंट। इसमें यहाँ पर क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू के, यहाँ पर उल्ट का अपोजिट होगा। इट मीन्स दोनों का जो रैंक है, ए का जो रैंक है और के का जो रैंक है वो सेम नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप।
नाउ अब जो क्वेश्चंस करने की जो प्रोसीजर होते हैं वो होता है क्या, मैंने प्रोसीजर इसलिए लिखा है ताकि आपका जो सम सब जब बनाए तो काफ़ी अच्छे से आप बना पाए, आपको कोई डाउट ना हो। और डाउट होगा भी तो मैं तो हूँ ही आपको, है ना, तो आपका हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। कमेंट सेक्शन ऑलवेज आपके लिए ओपन है, सो आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होता है वो क्या होता है, फाइंड द रैंक ऑफ ए। मैंने जैसे बताया आपको पहले ए का रैंक फाइंड आउट करना है, सेकंड के का रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको रैंक फाइंड आउट कैसे करना है तो आपको पता होगा पहले हम क्या करते हैं रैंक फाइंड आउट करने के लिए, बताओ बताओ। रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो हम पहले क्या करते हैं उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डालते हैं, है ना। और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगता है उसमें, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगता है। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इफ पी ए इज इक्वल टू आर, पीए का जो रैंक है वो बाई चांस निकला आर, एंड जो पीके है, पीके का जो रैंक निकला वो आर डैश निकला, ठीक है। समझ रहे हो क्या है, क्या बोल रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करो। इफ पी ए जो ए है वो उसका इसका रैंक निकला आर, एंड जो पीके है उसका रैंक निकला आर डैश, ठीक है। सो यहाँ पर तीन कंडीशंस और अप्लाई हो जाएंगी। क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो देखो, इफ आर इज इक्वल टू आर डैश, जो आर है वो आर डैश के बराबर है ना, तो क्या होगा, इक्वेशन जो है वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वलिटी का साइन है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब जो आर है और आर डैश आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। आपस में बराबर नहीं होने के कारण क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट के साथ साथ नो सॉल्यूशन, समझ रहे हो, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, इफ आर इज इक्वल टू आर डैश एंड विच इज इक्वल टू एन। अब यहाँ पे ये जो सोच रहे होगे कि सर ब्रो ये क्या आ गया, एन कहाँ से आ गया, एन का मतलब क्या है ना। सो यहाँ पर जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, है ना। ओके मैं दिखा देता हूँ होता क्या है ना, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते हैं ना, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ओके। सो आपको बस इतना याद रखना है, मैं क्वेश्चंस में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। अभी आप समझो होता क्या है, बस देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। So here, if r is equal to r dash and which is equal to n, then the equations are consistent। अगर यहाँ पर देखो r और r dash बराबर है आपस में, है ना, उनका रैंक सेम है, इसका मतलब वो क्या है, आपस में कंसिस्टेंट है। और इनका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, काइंड ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ओके। थर्ड जो अपना कंडीशन रहता है वो थर्ड कंडीशन क्या है, सो हियर थर्ड कंडीशन क्या है, इफ r इज इक्वल टू r डैश, r डैश के बराबर है बट जो वो n से लेस देन है, समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, r डैश के बराबर है और n से लेस देन है, देन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अपना इक्वेशन जो होगा वो तो कंसिस्टेंट होगा, है ना, बट उसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है आपको। नाउ अब ये आपको पूरे डेफिनेशन यहाँ पर मैंने बता दिया, डेफिनेशन होता क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ ताकि आपका ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। सो बिफोर वी गोइंग फॉरवर्ड, है ना, आपको ये पूरा नोट कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ओके सो आप इस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ओके। सो हियर इज आवर क्वेश्चन, है ना। सो यहाँ पर अपना क्वेश्चन लेके आ चुके हैं हम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 14, 3x प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 11, एंड अगेन 2x प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11। ये तीन इक्वेशन फॉर्म है ना। जो पहला अपना प्रोसेस होगा, जो यहाँ पर पहला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है उसको किस फॉर्मेट में चेंज करो, ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, converting the given equation in the form of what, ax is equal to b, ax is equal to b। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। ओके सो यहाँ पर अब यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में तो लेके आना है हमें, है ना। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या होगी, सो यहाँ पर से आपको इस वाले टर्म के सारे कोफिशिएंट को लिख दो। x के आगे क्या है, 1 2 3 3 1 2 2 3 1। समझ में आ रहा है, इजी था, ओके। सो सेकंड क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल टर्म है, x y z, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, x y z,
एंड थर्ड वन बी, है ना। तो यहाँ पर अब जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी, 14 11 11, दैट्स योर वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जो जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ था उसी फॉर्मेट में इसको लिख देना है, ठीक है। तो कैसे लिखा था ये, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए और ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में थे, तो 1 2 3 3 1 2 एंड 2 2 3 1। ओके, फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में एक्स वाई जेड एंड अगेन यहाँ पर क्या आ गया 14 11 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बताया था आपको कि इसको किस में चेंज करना है, इसका रो फाइंड आउट करना है ए का, है ना। सो ए का अगर आपको रो फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस मीन्स ये तीन टर्म है इनको क्या करना है, जीरो करना है ना। सो चलो काम पे लगते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अपना जो मैं डालूंगा प्रॉपर्टी, मैंने बताया ऑलरेडी कि आपको प्रॉपर्टी आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हो, है ना। रूल सेम होने वाला है, हमें ये तीन टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी डालता हूँ अपना, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, 2 था, इससे मैं 2 को मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब मैं ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 1 2 एंड R3 में चेंजेस होना है ना। तो R3 में चेंजेस तो क्या होगा, 0 -1 -5, एक्स वाई जेड जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म है ये वाले टर्म, इसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस तो होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस आने वाले, R3 में क्या किया हम, R3 में R3 माइनस 2R1 कर दिए, तो 2 इंटू R1 करेंगे क्या, 14 इंटू 2 28, 28 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -17, एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पर 14 11 और -17, क्लियर है। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालता हूँ। अब थोड़ा सा फटाफट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आप अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपका क्लियर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, इतना स्लो करेंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, है ना। सो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट आगे मूव कर रहा हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1, ये आप प्रॉपर्टी डालिए। नेक्स्ट आप कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, मैं अगेन एंड अगेन हर वीडियो में आपको यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जब ये वाला प्रॉपर्टी डालूंगा तो जो अपना नया फॉर्म होगा, नया टर्म जो फॉर्म होगा, नया मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, दिस, यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, ये 5 है, यहाँ एक्स वाई जेड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, एक्स वाई जेड दिख तो रहा है ना आपको। ओके, यहाँ पर भी कुछ थोड़े से चेंजेस होंगे, है ना। यहाँ पर क्या चेंजेस है, -31 -70, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे ये दो टर्म तो अब जीरो हो गए, अब थर्ड टर्म क्या है, ये -1 को जीरो करना है एंड ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी डाल देता हूँ जो अपना प्रॉपर्टी होता है। सो R3 टेंड्स टू 5R3 माइनस R2, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला, सो ये वाला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो क्या आंसर आएगा, 0 सॉरी 1 2 3 0 -5 -7 0 0 -18 0 0 -18 एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड लास्ट 14 -31 -54, क्लियर है। अब देखो ये अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रैंक फाइंड आउट करना है ना। तो रैंक ऑफ ए, यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो है वो अपना क्या है, 3 है। रैंक ऑफ के, रैंक ऑफ के क्या है यहाँ पर, 3 है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हियर, है ना, रैंक ऑफ के 3, कोई भी 3 टर्म्स, है ना। तो ये 3 हुआ, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितना है, n, n इज इक्वल टू क्या होंगे, 3, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन नॉन जीरो रोज 3 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे होगे
जो रो ऑफ ए है इक्वल टू रो ऑफ के है विच इज इक्वल टू एन है। क्या है दोनों की वैल्यू 3। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पर बताया था अगर कोई भी टर्म है जिसके अगर रो ए रो के और एन अगर उन तीनों की वैल्यू सेम आए, अगर उन तीनों की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या होगा हमारा। मैं प्रीवियस में थोड़ा एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन था ना, r इज इक्वल टू आर डैश विच इज इक्वल टू एन, देन द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, बताया था ना आपको। ओके, सो यहाँ पर भी वही होगा। सो हियर द गिवन सिस्टम, हियर व्हाट विल बी system of linear equation are consistent. ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा और क्या होगा, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोला था, हमने अभी इसकी क्या चेक की, कंसिस्टेंसी चेक की, ठीक है। ये जो गिवन इक्वेशन जो था यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो कंसिस्टेंसी चेक हुई। नाउ अब ये सॉल्व द गिवन इक्वेशन बोल रहा है ना। अब इक्वेशन सॉल्व करना है, इट मीन्स यहाँ पर जो x है, y है और z है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो काफ़ी ईजी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे होगी तो आप डायरेक्टली देख लो। यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, ये वाले टर्म्स लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 x और ये 14, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। 1 2 3 x और यहाँ पर ये देखिए, ये वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू है, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट मैं इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूँ ऐसे, ताकि क्योंकि x y और z तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहला जब मैं इसको यहाँ पर करूँगा तो ये x इसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन रूल मैं आपको एक बार थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ, आपने पहले भी पढ़ चुका है ना। सो देखो पहला फर्स्ट एलिमेंट रो के है ना, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा, रो के सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले से मल्टीप्लिकेशन होगा, थर्ड वाला थर्ड से एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं तो आप डायरेक्ट, आपको फॉर्मेट पता था है ना, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1x लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख सकते हैं उसकी जगह, प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू वॉट, 14। यहाँ पर 14 है ना, यहाँ पर 14 है ना। सो 1x 2y 3z, 1x 2y 3z इज इक्वल टू वॉट, 14। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसको अभी वैसे का वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पर सब इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -5 है, देखो 0x था तो ये तो टर्म गया, -5y -7z, -5y -7z इज इक्वल टू वॉट, -31, सेकेंड रो था, ठीक है, -31 था इधर। सो -5y -7z इज इक्वल टू -31। यहाँ पर भी अभी इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, इसको लीव कर दो, है ना, फॉरगेट इट, अभी इसको इतना ही करके छोड़ो, क्योंकि आपका आंसर ऑटोमेटिकली फटाफट आने वाला है। यहाँ पर देखो 0 0 -18 है, इट मीन्स 0x 0y -18z और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 54 एग्जैक्टली, ठीक है, -54। यहाँ तक क्लियर है। z की वैल्यू यहाँ से सी वाली इक्वेशन से निकल जाएगी, तो z की वैल्यू निकालो, तो -54 अपन -18 आ जाएगा। इसको जब आप कट आउट करोगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपका नया टर्म जो आया वो क्या है, 3, 18 3 54, है ना, माइनस कट और ये 18 3, ओके। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी इजी है, काफ़ी बेसिक है ना, इसमें कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए, है ना। और स्टिल अगर है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, है ना, अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर z की वैल्यू निकले, अब ये z की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और ये इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। -5y था -7z, सो -5y -21 इज इक्वल टू -31। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। सो हियर 5 की जो वैल्यू निकली वो क्या निकलेगी, y की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली, ठीक है। दो वैल्यू निकल गए, z की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब इन दो के बेसिस में हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, बताइए x की वैल्यू क्या निकलेगी, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, x प्लस
यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + 9 14, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 13 14, क्लियर है। सो तीनों वैल्यू हमें हमारी फाइंड हो गई। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू 2 आई एंड जेड की वैल्यू 3 आई। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सो हियर अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही रहता है इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक करो और सॉल्व करने बोला तो एक्स वाई जेड या फिर कोई अलग अलग वैल्यूज भी दे सकता है, आप उसको फाइंड आउट कर लो उसकी वैल्यूज, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेके आएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, है ना, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में CSVT के आते ही हैं, ठीक है। सो हियर ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट।